फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके चैनल में जीटीएस क्लासेस में। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे आज हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत था, ये टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि नैतिक विकास के सिद्धांतों के बारे में इन्होंने और भी अवस्थाएं बताई थी, यानी और भी कुछ सिद्धांत दिए थे। लेकिन आज हम इनका जो मेन नैतिक विकास का जो मेन इनका सिद्धांत है, हम उनके बारे में बात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसके बाद में इनके जो अन्य सिद्धांत हैं नैतिक विकास से रिलेटेड, वो भी मैं आपको कवर करूंगी, क्योंकि उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। लेकिन कोहलबर्ग का ये नियम आप लोग एक बार देखिएगा जरूर, बहुत आसान है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको भी कभी भूलेगा नहीं, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। आप एक बार इसको जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो सीडीपी की जो भी मैंने अभी प्रीवियस क्लासेस ली है, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो बाकी जो वीडियो की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप जाके जरूर चेक करें। और वीडियो पसंद आए, आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। क्योंकि कोहलबर्ग आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यानी लॉरेंस जो इसके प्रतिपादक है इस सिद्धांत के, वो कोहलबर्ग है, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने नैतिक विकास के रिलेटेड कुछ और भी सिद्धांत दिए थे, लेकिन इनका जो मेजर सिद्धांत है वो ये है। इनके जो बाकी सिद्धांत है, यानी जो इसके अलावा इन्होंने सिद्धांत दिया था, वो भी मैं इसके सेकेंड पार्ट में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल आज हम इसकी बात करते हैं। वो भी उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए उसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग चलिए, फिलहाल हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं तो इसको समझ लेते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो जो पहले ये जान लेते हैं कि इन्होंने अपना सिद्धांत कैसे दिया था। तो जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रतिपादित होकर ही इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। मीन्स कहीं न कहीं इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे के से काफी प्रभावित हुए थे, यानी जीन पियाजे से प्रभावित होकर ही इन्होंने फिर इस सिद्धांत को दिया था आपने। तो जीन पियाजे का भी आपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा था, जो कि मैंने आपको कराया हुआ है, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अलावा कुछ और भी सिद्धांतों जो है वो दिए थे, जिसमें से कि एक सिद्धांत उनका नैतिक विकास से भी रिलेटेड है। वो सिद्धांत अभी मैंने आपको नहीं कराया है। जब हम कोहलबर्ग वाला पूरा सिद्धांत कंप्लीट कर लेंगे तब मैं उसको, उनके जो बाकी के सिद्धांत है उसको भी नोट करा दूंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, ताकि अगर उसमें से कभी कभार पूछ देता है क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बाकी चलिए फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में बस इतना जान लीजिए कि जो कोहलबर्ग है उन्होंने जीन पियाजे से प्रभावित होकर ही अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब नैतिक विकास की जो अवस्था है उसके बारे में इन्होंने कहा था। तो नैतिक अवस्था को इन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा था। एक तरफ आप अवस्था लीजिए, एक तरफ आप लीजिए चरण। ठीक है, लिख दिया, यानी एक तरफ अवस्था लिखा, एक तरफ हमने चरण लिख दिया। हर 3 अवस्थाएं हैं और तीनों अवस्थाओं में कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। यानी पहली अवस्था में भी 2 चरण, दूसरी अवस्था में भी 2 चरण, तीसरी अवस्था में भी 2 चरण। एकदम आराम है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं पहली अवस्था में। तो इन्होंने जो 3 अवस्थाएं बताई थी, उसमें पहली जो अवस्था है वो है पूर्व परंपरागत अवस्था, या इसको बोलते हैं पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, जो दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था, जो कि होता है 10 से 13 वर्ष, और जबकि जो हमारा पूर्व परंपरागत है वो 4 से 10 वर्ष। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा 4 से क्यों है, चलिए इसको भी बताती हूँ। थर्ड अवस्था की बात कर लेते हैं, उत्तम परंपरागत या परंपरागत अवस्था, जो कि 13 वर्ष से ऊपर की होती है। अभी आपके माइंड में चल रहा था कि ये 4 से क्यों शुरू है, इसके पहले का 1 2 3 कहाँ गया। ठीक है, 1 2 3 कहाँ गया। तो 1 2 3 में अब आपने कभी देखा है कि जो 3 साल या 2-3 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, जब वो शैशवावस्था में रहते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया कि उनको ये पता होगी नैतिक व्यवहार क्या क्या है? नहीं पता होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये सही है ये गलत, हमें ये ऐसा करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। जो नैतिक व्यवहार है, हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कुछ नहीं पता होता है क्या अच्छा है क्या
बुरा है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि 3 साल तक के बच्चों का कोई भी नैतिक विकास, इनके अनुसार इन्होंने माना कि 3 साल तक के बच्चों का कोई भी नैतिक विकास नहीं होता। इसीलिए उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? 4 वर्ष से की। ठीक है, जब बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है। अब तीनों अवस्थाएं मैंने बता दी। अब हम चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये तीनों अवस्थाएं क्या है। समझिएगा, फिर बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी आपका वीडियो। पहले जो मैंने बताई थी पूर्व परंपरागत अवस्था, तो इस अवस्था में देखिए होता क्या है। इस अवस्था में जो बच्चा है वो दूसरों के अनुसार, यानी जो बच्चा जो काम करता है वो काम कैसा होता है, वो दूसरों के अनुसार होता है। ये बच्चा जो भी चीज करता है, जो भी नैतिक व्यवहार करता है, जो भी बातें सुनता है या फिर मानता है, वो कहीं ना कहीं दूसरों के अकॉर्डिंग करता है, दूसरों के अनुसार ही वो चीजें करता है। और वो अपनी समझ में, अपनी समझ से नहीं होता, नहीं जो भी वो करता है वो अपनी समझ से वो सब चीजें नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है, जब बच्चा, या फिर स्टार्ट कर लो जो 4 से 10 वर्ष, मैंने कहा जब बच्चा स्कूल जाने लगता है स्टार्टिंग में, तो बच्चा जो है आपने कभी ये देखा कि उसे मतलब सब कुछ पता हो कि नहीं मुझे ये करना नहीं चाहिए, ये गलत होता है, उसे खुद से नहीं पता होता। उसे कोई ना कोई बताता है, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दूसरे उसे बताते हैं। तो फिर क्या करता है वो, उन्हीं दूसरों की बातों को ही वो सुनता है और मानता है। इसलिए कहा गया है कि जो भी वो करता है वो दूसरों के अनुसार होता है और अपनी समझ से नहीं होता, उसका खुद का बुद्धि नहीं होता, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह दूसरों की बातों पे निर्भर रहता है। अब यानी उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, और इसमें एक चीज और कि जो बच्चा है कहीं ना कहीं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है सोचता है, यानी कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, या अगर कहते बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम आपको टॉफी देंगे, तो बेटा कहेगा हाँ मम्मा झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप हमें टॉफी दो। तो कहीं ना कहीं उसकी जो नीड है उसमें एक लालच छिपा होता है या फिर कोई आवश्यकता छुपी होती है। यानी बच्चा जो है अपनी आवश्यकताओं से ही कहीं ना कहीं इस अवस्था में घिरा रहता है। तो उसे ये नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है वो गलत है या सही है, यानी उसे कुछ नहीं पता होता। दूसरे जैसा उसे कह दिए, अगर उसमें कुछ उसकी आवश्यकता है या फिर दूसरे अगर उसे समझा के कह दिए कि नहीं बेटा आपको ये करना है, नहीं करना है, तो वो उन्हीं की बात को मान लेता है। उसे ये नहीं पता कि ये गलत है या सही है। अगर कोई बुरा आदमी भी उसे ये बोल देता है बेटा जाके उसे मार आओ, गंदी आदत भी सिखा देता है, हम आपको टॉफी देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, जाके मार आएगा, जबकि मारना नहीं चाहिए उसे। लेकिन उसे ये नहीं पता ना कि गलत है या सही है, उसने तो केवल अपनी आवश्यकता कि मुझे टॉफी मिलेगा, किसी और ने कहा जो उसे मारा, हमने मार दिया। तो ये होता है कि बच्चा जो है अपनी आवश्यकताओं से घिरा रहता है और उसे सही गलत की पहचान नहीं होती। ठीक है, सही गलत की पहचान नहीं होती। आप जो भी मैं पॉइंट बताऊंगी वो नोट करते रहिएगा। ठीक है, मैं 1-2 पॉइंट लिख देती हूँ, इसमें जो भी मैं पॉइंट बोलूंगी आप उसे नोट कर थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा ताकि आप उसमें इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर सकें। ठीक है, अब मैंने कहा कि हर अवस्था, आपने अवस्था समझ ली कि उस अवस्था में क्या होता है और कितने से कितने वर्ष के बच्चे इस अवस्था में आते हैं। अब बात करते हैं चरण की। हर अवस्था में कितने चरण? 2 चरण। तो इसमें जो पहला चरण है वो है दंड एवं आज्ञाकारिता अभिमुखता, दूसरा चरण है साधनात्मक सापेक्षवादी अभिमुखता, इसी को कहते हैं आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। यानी दोनों एक ही चीज है, 2 नाम है इसके। कुछ भी अगर पूछता है तो आप समझ लीजिएगा, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, दोनों एक ही चीज है। अब दंड एवं आज्ञाकारिता अभिमुखता क्या होती है? मैंने कहा हर अवस्था में 2 चरण, यानी बच्चा जो नैतिक व्यवहार कर रहा है, जो नैतिक मूल्य वो सीखता है, जो नैतिक चीजें वो सीखता है, या तो कहीं न कहीं वो आज्ञा का पालन इसलिए करता है, यानी जो नैतिक व्यवहार के अंतर्गत जो भी आज्ञा आती है, अगर मम्मी ने कह दिया बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, तो बच्चा चोरी नहीं करेगा, क्योंकि क्या है उसमें, कहीं न कहीं उसमें दंड छिपा होता है। वो चोरी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर वो चोरी करेगा तो मम्मी से उसे क्या मिलेगी, मार मिलेगी, डांट मिलेगी। तो कहीं न कहीं बच्चा इस अवस्था में जो आज्ञा का पालन करता है वो कहीं न कहीं दंड के कारण करता है, यानी वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे दंड मिलेगा। इसके लिए बच्चे का जो आज्ञा पालन है वो दंड से प्रभावित होता है। यानी बच्चा जो भी नैतिक मूल्य के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं, जो भी नैतिक व्यवहार आता है, उनको वो इसलिए मानता है क्योंकि उसे दंड न मिले। ठीक है, तो इसमें यही था कि दंड एवं आज्ञाकारिता अभिमुखता के अंतर्गत कि बच्चा आज्ञा पालन इसलिए करता है ताकि उसे दंड न मिले, यानी आज्ञा और दंड का आपस
आपस में कहीं न कहीं सहसंबंध होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है नैतिक व्यवहार को सीखता है या समझता है। अब बात करते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी अभिमुखता या आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल। साधनात्मक मतलब कोई न कोई वस्तु, बस आप इतना समझिए, कोई न कोई वस्तु। सापेक्षवादी अभिमुखता, या फिर अगर आपको इससे नहीं समझना था तो आप इससे समझिए, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल। प्रतिफल मतलब हमको कुछ मिले, यानी इसमें बच्चा जो है वो लालच के हमारे जो नैतिक चीजें होती है उसको वो मानता है, यानी नैतिक व्यवहार की सारी चीजों को वो इसलिए फॉलो करता है ताकि उसे कुछ पुरस्कार मिले, कुछ उसे लालच मिले, यानी पुरस्कार और लालच के कारण होती है। सॉरी, पुरस्कार या इनाम का लालच होता है इस अवस्था में। यानी बच्चा जो भी नैतिक व्यवहार को मानता है, जो भी आज्ञा वो मानेगा, उसके पीछे कहीं न कहीं पुरस्कार या इनाम का लालच छुपा होता है। अर्थात हमने ये कह दिया बेटा आप ये चीज कर दो, हम आपको टॉफी देंगे, तो बच्चा क्या कर देगा, उसे तो लालच है कि हमको टॉफी मिलेगा इसलिए हम ये कर देंगे। सही गलत है इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको कुछ न कुछ पुरस्कार मिलेगा इसलिए वो क्या करता है, उस चीज को वो कर देता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि पुरस्कार या इनाम के लालच की वजह से अगर बच्चा नैतिक व्यवहारों को मानता है तो वो आता है साधनात्मक सापेक्षवादी अभिमुखता के अंतर्गत या फिर आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड अवस्था क्या है, ये है परंपरागत अवस्था, जो कि होती है 10 से 13 वर्ष की। इसमें भी 2 चरण है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें जो है बच्चा समाज में प्रचलित अवधारणा, संस्कृति, तरीकों, नैतिक मूल्यों को फॉलो करने लगता है। बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो वो समाज में आसपास देखता है कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से नहीं रहना चाहिए, समाज की सोच कैसी है, संस्कृति कैसा है उस समाज का, तरीका क्या है उस समाज के अंतर्गत रहने का, नैतिक मूल्य क्या है उस समाज को, तो वो इन सामाजिक चीजों को क्या करता है, फॉलो करने लगता है। ठीक है, यानी समाज में प्रचलित चीजों को वो फॉलो करने लगता है, यानी वो दूसरों के द्वारा निर्धारित जो नैतिक व्यवहार के मानक हैं कि समाज में रहने के लिए ये नैतिक मूल्य आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बच्चा भी उन सब चीजों को मानने लगता है इस अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अब हमने तो ये जान लिया कि इस अवस्था के अंतर्गत होता क्या है। अब बात करते हैं इसके चरण की। तो इसके 2 चरण है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की की अभिमुखता या फिर अधिकार सुरक्षा अभिमुखता, या फिर इसी को कह सकते हैं सामाजिक क्रम संपोषित अभिमुखता। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ करके लिखा हुआ है, चाहे ये पूछे दोनों एक ही चीज है। अब दोनों को समझते हैं कि दोनों में है क्या। अच्छा लड़का या लड़की की अभिमुखता, यानी बच्चा ये जो नैतिक मूल्यों को फॉलो करता है, क्यों करता है, वो 2 रीजन है। या तो अच्छा लड़का या लड़की का अभिमुखता मतलब कि अगर हम कह दें कि जैसे हमारे घर में सिखा दिया गया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ जो हमारे बड़े रहते हैं, जैसे आप ही कभी रिलेटिव्स के यहाँ गए, वहाँ भी जो भी आपके रिलेटिव्स है जो आपसे बड़े हैं, आप क्या करते हो, उनके पैर छूते हो या फिर उन्हें नमस्कार करते हो, जो भी मतलब उन्हें सम्मान देते हो। ठीक, जब उन्हें सम्मान देते हो तो ये हमको हमारे समाज के अंतर्गत सीखने को मिलता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए कर सकते हैं, 2 रीजन है। या तो हमको ये सुनने की इच्छा हो कि हम अच्छे लड़के हैं या फिर हम अच्छी लड़की हैं, यानी लोग हमें ये कहें कि यार ये तो बहुत अच्छी लड़की है, ये अच्छे व्यवहार करती है, नैतिक व्यवहार इसका बहुत अच्छा है। तो ये सुनने के लिए कि हाँ हम बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छी लड़की हैं, इसलिए हम इन सब नैतिक व्यवहारों को मानते हैं। तो एक तो इस वजह से वो नैतिक इन सब चीजों को फॉलो कर सकता है। ठीक है, बालक या तो इन सब संस्कृतियों को एक तो अच्छा लड़की बनने या अच्छा लड़के बनने की चाह से ये काम कर सकता है, या फिर दूसरा है इसका चरण की अधिकार सुरक्षा अभिमुखता या फिर सामाजिक क्रम संपोषित अभिमुखता। यानी इसके अंतर्गत क्या है कि समाज को सही रूप से संचालन के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, समाज में सही रूप से संचालन के लिए जो जो नियम बनाए गए हैं उनको हम बहुत मानते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम नियम वो व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं कि समाज का नियम ये कहता है कि हमें इस तरह से करना चाहिए, तो हम उनके नियमों के प्रति जागरूक नहीं, ये सही बात है, हमको ऐसा करना चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ है तो ये वाले स्वार्थ की वजह से करेगा, या तो वो सच में उन सब नियमों के प्रति जागरूक है, उन सब नियमों को वो मानता है कि नहीं सच में ऐसा होना चाहिए, इसलिए वो कर
पाठ्यक्रम संपोषित कि वो समाज के नियमों के प्रति जागरूक होता है, समाज के सही रूप से संचालन के लिए वो सामाजिक नियमों को मानता है, इसलिए वो क्या करता है, समाज में प्रचलित अवधारणाओं को वो फॉलो करता है। ये हो गई हमारी परंपरागत अवस्था। ठीक है, यानी नैतिक मूल्य को वो इसलिए फॉलो करता है। नैतिक मूल्य में वो क्या, नैतिक मूल्यों, तरीकों, धारणाओं, संस्कृतियों जो भी समाज में है वो इन सब चीजों को फॉलो करता है इन दो वजहों से। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड की, उत्तम परंपरागत या परापरंपरागत या फिर आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, जो कि होती है 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था। ठीक है, 13 वर्ष के ऊपर के बच्चे, यानी जब बच्चा किशोरावस्था में चला जाता है, पता है आपको 13 वर्ष के बाद बच्चा कहीं न कहीं किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है, यानी जो ये वाली अवस्था है वो पूरी तरह किशोरावस्था के आसपास मंडराती है या घूमती है। तो अब इसमें बच्चा जो है वो नैतिक मूल्यों या नैतिक व्यवहारों को क्यों फॉलो करता है, तो नैतिक मूल्यों और नैतिक व्यवहारों को एक तो वो सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता की वजह से फॉलो कर सकता है, या फिर वो सर्वांगीण नीतिपरक सिद्धांत अभिमुखता या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है, या तो वो इन सब नियमों को इसलिए मानता है, सामाजिक नियमों या नैतिक मूल्यों को, क्योंकि वो समाज के जो संविधान के नियम कानून है उसको वो मानता है। ठीक है, यानी इसमें जो बच्चा है वो वही करता है, यानी उसकी खुद की सोच, इस अवस्था में जो बच्चा है उसमें जो नैतिक मूल्य होते हैं वो कहीं न कहीं बच्चे के अच्छे व बुरे कर्मों के संदर्भ में होता है। ठीक है, अच्छे व बुरे कर्मों के संदर्भ में होता है। संदर्भ में होता है, बच्चा जो भी अच्छा या बुरा करता है वो कहीं ना कहीं जो भी नैतिक मूल्य वो फॉलो करता है वो बस उसके कि ये चीज अच्छा है इसलिए कर रहा है या ये चीज बुरा है इसलिए नहीं करना चाहिए, यानी उसके जो पूरे नैतिक व्यवहार या नैतिक मूल्य है वो उसके अच्छे व बुरे कर्मों के संदर्भ में ही होता है। ये इस अवस्था में जो बच्चा है वो समाज से परे सोचता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि समाज में ये नियम बन गया कि ये करना है तो करना है, वो बुरा है तब भी करना है, अच्छा है तब भी करना है, ऐसा नहीं चलता इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा अगर समाज में अगर वो प्रचलित जो भी चीज है अगर वो गलत है तो वो उसे गलत ही बोलेगा, यानी इसमें जो बच्चा है वो कैसे होता है, समाज से परे उठकर सोचता है, परे उठकर सोचता है, वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहता है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो अवस्था होती है वो कहीं न कहीं अच्छे और बुरे कर्मों के संदर्भ में होती है, वो किसी सामाजिक फिक्स नियमों के अंतर्गत नहीं बंधी रहती, वो समाज से परे उठकर सोचने लगता है किशोरावस्था के इस अवस्था में, नैतिक मूल्यों की अवस्थाओं में। बात करते हैं कि इसके चरण क्या क्या है, जैसे मैंने कहा कि सामाजिक अनुबंधन, तो इसमें जो बच्चा है वो संविधान और कानून को मानने लगता है और इसमें जो बच्चा है वो वही करता है जो कि उसे सही या गलत लगता है। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई बीमार है, आपको इमरजेंसी में दवा चाहिए, ठीक है, आपको इमरजेंसी में कोई दवा चाहिए, आपके घर में कोई बीमार है, तो अगर आपको डॉक्टर के पास से दवाई नहीं मिल रही, मेडिकल बंद है अगर, तो आप क्या करोगे, हमको उस दवाई की इमरजेंसी है तो आप चोरी भी कर लोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चोरी करना इज नॉट नेसेसरी कि ये गलत है, वहाँ पे हमको जान बचाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमारी सोच ये कहती है कि यहाँ पे बात नियम की नहीं, यहाँ भी बात इस बात की आई कि सही क्या है और गलत क्या, हमारा जान बचाना किसी इंसान का बहुत ज्यादा जरूरी था, इसके लिए चोरी करना वहाँ पे जो गलती है वो नगण्य मानी जाती है। तो ये बच्चा जो है वो समाज से परे उठ के सोचने लगा, वो अच्छे और बुरे कर्मों में अंतर करना सीख गया। इसीलिए कहा गया है सामाजिक अनुबंधन में कि बच्चा जो है वो संविधान को भी मानता है, कानून को भी मानता है, इसके अलावा बच्चा जो है वो सही और गलत के बीच अंतर करना भी समझने लगता है। तो अब आता है हमारा ये लास्ट में सर्वांगीण नीतिपरक सिद्धांत अभिमुखता या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो इसको समझ लेते हैं। पहले तो आप ये जान लो कि ये जो चरण है यानी नैतिक विकास की अवस्थाओं की थर्ड जो अवस्था है उसमें जो ये चरण है हमारा, ये जो चरण है वो 22 से 23 वर्ष की उम्र में ही इस चरण में पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा 100 में से केवल 10 लोग ही इस चरण में पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चा हो यानी इसमें जो बच्चे का नैतिक विकास होता है वो जो नैतिक विकास
होता है वो संविधान के नियमों से भी, समाज के नियमों से, संविधान के नियमों से ऊपर उठ जाता है। यानी बच्चा जो है वो अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाता है। बच्चे का जो माइंड जो है वो बहुत ज्यादा ही आगे हो जाता है। वो न तो समाज से घिरा होता है, न तो संविधान के नियमों से घिरा होता है। उसकी खुद की सोच वहाँ पे अग्रसर होती है, यानी वो अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, यानी समाज व संविधान के नियमों से बच्चा इस अवस्था में, इस चरण में परे हो या ऊपर उठ जाता है, यानी उस चरण से आगे निकल जाता है उन सब बाउंड्री से। तो ये था कंप्लीट 3 अवस्थाएं मैंने बता दी, उनके हर चरण जो 6 चरण है, हर अवस्था में 2-2 चरण है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की, ताकि आपको कोहलबर्ग का कभी भी सिद्धांत अगर दे ये सिद्धांत हमारा, तो आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। बाकी जो इन्होंने और सिद्धांत दिए हैं वो हम इसके अब नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट, अपना प्यार चैनल को देते रहिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।